तो दोस्तों कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका आज इस लेक्चर में। आज इस लेक्चर में हम आपको बताएंगे एट्रोपिन के इंडिकेशंस, एडवर्स इफेक्ट और डोजेस के बारे में। तो बिना किसी वक्त को ज़ाया करते हुए शुरुआत करते हैं सबसे पहली चीज़ आई से। तो आई में अगर इंडिकेशंस देखें तो एट्रोपिन जो है तीन चीज़ों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। सबसे पहला ये इस्तेमाल किया जाता है फंडस एग्जामिनेशन में। एट्रोपिन आई में दूसरी चीज़ जो इस्तेमाल किया जाता है वो किया जाता है आपके रिफ्रैक्शन टेस्टिंग में। और तीसरी ये इस्तेमाल किया जाता है यूवी वाइटिस में। अब इन तीन चीज़ों को हम धीरे धीरे आराम से देखते हैं क्या चीज़ है ये, कैसे एट्रोपिन इसमें काम करता है और क्या क्या एट्रोपिन के अलावा ड्रग्स हैं जो आजकल इस्तेमाल किए जा रहे हैं। तो सबसे पहली चीज़ हम जो देखेंगे वो है आपका फंडस एग्जामिनेशन। हमारी आई में एक रीजन होता है जिसको हम कहते हैं फंडस। हमारी आई में एक रीजन होता है जिसको हम फंडस कहते हैं। कुछ कंडीशंस की वजह से, कुछ मेडिकल कंडीशंस की वजह से इस फंडस का हो जाता है इन्फ्लामेशन। ठीक है, ये फंडस जो है, रीजन जो है ये सूज जाता है, इस फंडस का हो जाता है इन्फ्लामेशन। तो डॉक्टर जो है एक उसके पास एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसे कहते हैं ऑप्थेल्मोस्कोप। इस ऑप्थेल्मोस्कोप की मदद से डॉक्टर जो है आई के अंदर देखता है थ्रू प्यूपिल। अब इसको देखने के लिए डॉक्टर को चाहिए जो प्यूपिल है ये डायलेट रहे, प्यूपिल डायलेट रहे। और जो एट्रोपिन है ये इस प्यूपिल को डायलेट रखता है। कैसे रखता है? एट्रोपिन प्यूपिल को डायलेट रखता है सीलियरी मसल्स को रिलैक्स करके। जब सीलियरी मसल्स रिलैक्स रहेगी प्यूपिल डायलेट रहेंगे। और हमें ये भी पता है कि जो एट्रोपिन है ये माइड्रियासिस कॉज करता है, इसी तरीके से करता है। तो फंडस एग्जामिनेशन में सिंपल फंडस एग्जामिनेशन, डॉक्टर को फंडस देखना है ऑप्थेल्मोस्कोप की मदद से, प्यूपिल के थ्रू देखेगा और तभी देख पाएगा जब प्यूपिल डायलेट होगा। डायलेट होने से प्यूपिल का जो अपर्चर है वो बढ़ जाता है। ठीक है, एट्रोपिन जो है सिलरी मसल को रिलैक्स करती है जिससे प्यूपिल डायलेट होते हैं। तो ये तो आपका हो गया फंडस एग्जामिनेशन। दूसरी चीज जिसमें एट्रोपिन इस्तेमाल की जाती है वो है यूवीवाइटिस। फंडस की तरह ही हमारी आई में एक रीजन होता है जिसे कहते हैं यूविया। और चूंकि ये आइटिस है तो यूविया का इन्फ्लामेशन, यूवीवाइटिस। इस इन्फ्लामेशन को कम करने के लिए एट्रोपिन का इस्तेमाल किया जाता है। एट्रोपिन इन्फ्लामेशन को कम करता है। और तीसरी है आपकी रिफ्रैक्शन टेस्टिंग। तो तीसरी चीज़ जिसमें ये एट्रोपिन इस्तेमाल किया जाता है वो है रिफ्रैक्शन टेस्टिंग। रिफ्रैक्शन टेस्टिंग में क्या होता है कि जब आप आई टेस्ट कराने जाते हैं, तो डॉक्टर आपका आई टेस्ट करता है। तो डॉक्टर क्या करता है, आपकी आंख में एक दवाई डालता है जो कि होती है एट्रोपिन। ये दवाई जो है आपकी आंख की जो अकोमोडेशन की पावर है, यानी जो लेंस है उसकी शेप चेंज करने की जो आई की पावर होती है उसको रोक देता है। उससे क्या फ़ायदा होता है? उससे ये फ़ायदा होता है कि लेंस अकोमोडेट नहीं हो पाता और करेक्ट रीडिंग अकोमोडेट नहीं हो पाता और करेक्ट रीडिंग डॉक्टर को मिल जाती है। और डॉक्टर ये पता लगा पाता है कि आपके लिए कौन से पावर का लेंस चाहिए। तो ये मोटा मोटा तीन चीज़ें हैं जिसमें आई में एट्रोपिन इस्तेमाल किया जाता है।
एक है फंडस एग्जामिनेशन, फंडस को देखना पीछे, आई के अंदर पीछे की तरफ फंडस होता है। रिफ्रैक्शन टेस्टिंग में, आई टेस्टिंग में, और यूवी वाइटिस में इन्फ्लामेशन, यूविया का इन्फ्लामेशन को रोकने के लिए। लेकिन आजकल के ज़माने में एट्रोपिन का इस्तेमाल इन चीज़ों के लिए कम हुआ है। एट्रोपिन का इस्तेमाल इन चीज़ों के लिए कम होता जा रहा है। इसके अलावा जो ड्रग्स इस्तेमाल की जा रही हैं एट्रोपिन के अलावा, वो है ट्रोपिकामाइड और साइक्लोपेंटोलेट। ये दो ड्रग्स हैं जो एट्रोपिन की जगह काम करते हैं, और काम वही करती हैं जो एट्रोपिन कर रहा है। लेकिन एट्रोपिन ना इस्तेमाल करके हम ट्रोपिकामाइड और साइक्लोपेंटोलेट इस्तेमाल करते हैं। इसका रीज़न ये है कि जो एट्रोपिन है वो लॉन्ग लास्टिंग है, इसका असर काफ़ी दिनों तक रहता है, 6 से 7 डेज तक इनका असर रहता है। जबकि इन दोनों ड्रग्स ट्रोपिकामाइड और साइक्लोपेंटोलेट, इनका जो असर रहता है वो फ्यू आवर्स तक रहता है। आपको याद होगा पिछले लेक्चर में हमने आपको बता रखा है कि एट्रोपिन आई की अकोमोडेशन को लॉस करा देगी। एट्रोपिन देने से आई का अकोमोडेशन कम हो जाएगा, जिससे पेशेंट को या फिर जो भी आई टेस्ट कराने आया है उसको देखने में दिक्कत होगी। उसकी आई अकोमोडेट नहीं करेगी तो उसको चीज़ें सही से दिखेगी नहीं, ब्लड विजन होगा, आई में रेडनेस हो सकती है। इन्हीं सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए एट्रोपिन का इस्तेमाल धीरे धीरे कम किया गया और ट्रोपिकामाइड और साइक्लोपेंटोलेट का इस्तेमाल धीरे धीरे बढ़ा दिया गया। अब जनाब आला, अब हम चला यूवीवाइटिस के कुछ सिम्टम्स पे नज़र डाल लेते हैं। ठीक है, यूवीवाइटिस के कुछ सिम्टम्स पे नज़र डाल लेते हैं। देखो यूवीवाइटिस, अब जिस भी इंसान को यूवीवाइटिस होता है यानी यूविया का इन्फ्लेमेशन होता है, उसके कुछ सिम्टम्स हमको देखने को मिलते हैं, कुछ साइन होते हैं। ठीक है, क्या क्या होता है? सबसे पहला रेडनेस, आई में लालपन रहेगा, रेडनेस रहेगी। दूसरा वाटरी आईज, आईज में पानी पानी रहेगा, वाटरी आईज। उसको, जिस इंसान को यूवीवाइटिस होगा उसका विजन ब्लड होगा, धुंधला धुंधला उसको दिखाई देगा। ठीक है, उसको धुंधला दिखाई देगा। तो ये 3 सिम्टम्स हैं, रेडनेस, वाटरी आईज, ब्लड विजन, जो यूवीवाइटिस में होती है। अब बात ये आती, चलो यूवीवाइटिस में एक्चुअली होता क्या है? क्या होता है यूवीवाइटिस में? कुछ प्रोटीन्स होते हैं। जब ये यूविया का इन्फ्लामेशन होता है तो कुछ प्रोटीन्स बाहर आते हैं, और आई के डिफरेंट पार्ट से चिपक जाते हैं, जिसे कहते हैं हम सिंचिए। यानी इस प्रोटीन का आई के डिफरेंट पार्ट से चिपकना, इसे हम बोलते हैं सिंचिए। और मोस्ट प्रोबेबली ये लेंस से चिपकते हैं। ठीक है, लेंस से चिपक जाते हैं, और एट्रोपिन जो है इस प्रोटीन्स को ही लेंस से दूर करता है। एट्रोपिन जो है इस लेंस से प्रोटीन को दूर करता है। लेकिन ये जो है खाली सिम्टम्स को ट्रीट करता है। असल में यूवीवाइटिस जो है किन वजह से हुआ है उसको ट्रीट नहीं करता, और उसके लिए हमें कॉज समझना पड़ता है कि यूवीवाइटिस हुआ क्या है, फिर उस हिसाब से ट्रीटमेंट चलता है। ठीक है, तो आई में बस ये 3 चीज़ें थी जो इंडिकेशन में होती है, फंडस एग्जामिनेशन, रिफ्रैक्शन टेस्टिंग एंड यूवीवाइटिस। अगला हम बात करेंगे हार्ट के बारे में। ठीक है, हार्ट में एट्रोपिन जो है ब्रेडिकार्डिया को क्रिएट करता है, यानी कि लो हार्ट रेट। अब सवाल ये आता है कि क्या एट्रोपिन जो है हर ब्रेडिकार्डिया को ट्रीट करता है? मैं इसका जवाब देता हूँ कि एट्रोपिन जो है हर ब्रेडिकार्डिया को ट्रीट नहीं करता, बल्कि ये सिर्फ
सिम्प्टोमेटिक ब्रेडिकार्डिया को ट्रीट करेगा। ये सिर्फ सिम्प्टोमेटिक ब्रेडिकार्डिया को ट्रीट करेगा। सिम्प्टोमेटिक ब्रेडिकार्डिया वो ब्रेडिकार्डिया होता है जो सिम्टम्स के साथ है। कौन कौन से सिम्टम्स इसमें आते हैं? डिजीनेस, फटीग, वीकनेस, डिजीनेस, फटीग, वीकनेस, चेस्ट पेन। अगर कोई पेशेंट डिजीनेस के साथ आया, थकावट के साथ, वीकनेस, फटीग या फिर चेस्ट पेन के साथ उसका हार्ट रेट कम हो रहा है, तो ये सिम्प्टोमेटिक ब्रेडिकार्डिया है और इस केस में एट्रोपिन दिया जाता है। इस केस में एट्रोपिन दिया जाता है और एट्रोपिन देने के बाद ये एट्रोपिन जो है हार्ट रेट इंक्रीज करता है। कैसे करता है ये मैंने पिछले लेक्चर में आपको बता दिया। कुछ इनहिबिटरी न्यूरॉन्स होते हैं, एट्रोपिन जाके इनसे बाइंड करता है और उसके इफेक्ट को कम कर देता है, जिससे जो पैरासिम्पैथेटिक इफेक्ट है हार्ट का, जो कि हार्ट रेट कम करने का है, वो रुक जाता है और सिंपैथेटिक इफेक्ट यानी हार्ट रेट बढ़ना शुरू हो जाता है। तो एट्रोपिन ने ये जो सिम्टम, जो हार्ट रेट कम हो रहा है, वो तो उसने ठीक कर दिया, लेकिन असली कॉज क्या था कि क्यों हार्ट रेट कम हो रहा है, वो ये ट्रीट नहीं करता। क्या ये ऐसे नोड डिसफंक्शन, या फिर एवी नोडल ब्लॉक, या फिर एवी बंडल ब्लॉक की वजह से हुआ है, या फिर किसी और मेडिकल कंडीशंस की वजह से ये हार्ट जो है धीमे धीमे धड़क रहा है, इसको ट्रीट एट्रोपिन नहीं करता। इसके लिए अलग अलग दवाई दी जाती है। या फिर ये भी हम कह सकते हैं किसी अंडरलाइन मेडिकेशंस, बीटा ब्लॉकर्स हो गए, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स हो गए, क्या इनके इफेक्ट की वजह से हार्ट रेट कम हो रहा है? तो ये देखा जाता है। एट्रोपिन का काम सिर्फ हार्ट रेट कम हो रहा है उसको बढ़ा देने का, एंड दैट्स इट। बाकी इसको कोई मतलब नहीं है कि हार्ट रेट क्यों कम हुआ, कैसे कम हुआ, कोई मतलब नहीं। अब एट्रोपिन जो है एज अ प्री एनेस्थेटिक मेडिसिन के तौर पर भी दिया जाता है। प्री एनेस्थेटिक मेडिकेशन के तौर पर भी दिया जाता है। मतलब एनेस्थीसिया देने से पहले, जब एनेस्थीसिया देते हैं तो एट्रोपिन दिया जाता है। इस चीज को समझने के लिए हमें छोटी सी चीज समझनी होगी जिसे हम कहते हैं वेगल रिफ्लेक्स। वेगल रिफ्लेक्स, ये वेगल रिफ्लेक्स क्या है? हमारी बॉडी में एक वेगस नर्व होती है, पहले भी बता चुका हूं। एक वेगस नर्व होती है जो कि नाइन्थ क्रेनियल नर्व है, नाइन्थ क्रेनियल नर्व है। इसी नर्व के, इस वेगस नर्व के हाइपर एक्टिविटी को वेगल रिफ्लेक्स कहते हैं। इस वेगस नर्व के हाइपर एक्टिविटी को वेगस रिफ्लेक्स कहते हैं। और इसमें क्या क्या होता है? इसमें एक्सेस सलाइवेशन, डिक्रीज हार्ट रेट, ब्रोंकियोस्पाज्म, इंक्रीज जीआईटी मोटिलिटी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये सब चीजें होती हैं। अब एनेस्थीसिया देने में, और जब हम एनेस्थीसिया देते हैं किसी पेशेंट को, जब हम एनेस्थीसिया देते हैं तो क्या होता है कि ड्यूरिंग, जब हम एनेस्थीसिया देते हैं तो पेशेंट तो पेशेंट की बॉडी में कुछ सिक्रीशंस, सलाइवा, म्यूकस,
ये इंक्रीज हो जाते हैं। एनेस्थीसिया देते वक्त पेशेंट्स की बॉडी में कुछ सिक्रीशंस, सलाइवा, म्यूकस वगैरह इंक्रीज हो जाते हैं और ये पॉसिबिलिटी होती है कि ये लंग्स में चले जाएं, जिससे फर्दर कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। तो इसी चीज़ से बचने के लिए एट्रोपिन का इस्तेमाल किया जाता है, ताकि ये एट्रोपिन जो है वेगल रिफ्लेक्स को रोक सके, जब ये वेगल रिफ्लेक्स रोक देगा तो ये सलाइवेशन, म्यूकस सिक्रीशन कम हो जाएगा, और जब कम हो जाएगा तो लंग्स में जाने की प्रोबेबिलिटी भी कम हो जाएगी। मैं आप सबको ये बात फिर याद दिला देता हूँ कि एट्रोपिन एक एंटी मुस्कैनिक ड्रग है। ये मुस्कैनिक रिसेप्टर बाइंड करके उसको इनहिबिट करता है, M3 रिसेप्टर पे बाइंड करेगा और ब्रोंक्यूल्स के स्मूथ मसल्स को रिलैक्स होने से रोकेगा। एसिटाइलकोलिन की एक्टिविटी होती है कि वो लंग्स के ब्रोंक्यूल्स की स्मूथ मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करता है, ब्रोंकोस्पाज्म करता है। एट्रोपिन इसको रोकेगा, ठीक है, और सिक्रीशंस भी कम करेगा। तो ये चीज़ है, एज अ प्री एनेस्थेटिक मेडिकेशन एट्रोपिन इस्तेमाल किया जाता है। एट्रोपिन जो है हार्ट में ब्रेडिकार्डिया को ट्रीटमेंट के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ब्रेडिकार्डिया को कम करके टेडिकार्डिया करता है। तो भैया अब हम आते हैं जीआईटी। जीआईटी में देखा जाए तो एट्रोपिन के 5 यूज हैं। 5 ऐसी चीजें हैं जिसमें एट्रोपिन काम करता है। वो कौन कौन सी हैं? पहली है बाइलियरी कोलिक, दूसरी इंटेस्टिनल कोलिक, और तीसरी है रीनल कोलिक। ठीक है, ये 3 कोलिक हो गई। चौथी है आपका अल्सर्स, पेट में अल्सर्स हो जाते हैं ना, घाव हो जाते हैं। चौथी है आपका अल्सर्स, और पांचवा है एज अ एंटी स्पाज्मोडिक, मतलब डायरिया। ठीक है जी, तो ये 5 चीज़ें हैं जिसमें एट्रोपिन इस्तेमाल किया जाता है बाइलियरी कोलिक में, इंटेस्टिनल कोलिक में, रीनल कोलिक में, अल्सर्स में, एंटी स्पाज्मोडिक में। अब इसको बारी बारी हम देखते हैं। सबसे पहले हम ये तीनों कोलिक सिस्टम उठा लेते हैं। कोलिक का मतलब होता है स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्मूथ मसल, जिसे हिंदी में हम मरोड़ कहते हैं ना, पेट में मरोड़ हो रहा है, तो दैट्स कोलिक। ठीक है, पेट की जो स्मूथ मसल्स हैं उनका कॉन्ट्रैक्शन, स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है जिससे पेन होता है, तो उसको हम कहते हैं कोलिक। अब बाइलियरी मतलब बाइल डक्ट, बाइलरी जो है वो बाइल डक्ट की मुशाबे है। मुशाबे मतलब कॉम्प्लीमेंट्री समझ लो कि बाइलरी मतलब बाइल डक्ट। ठीक है, इंटेस्टिनल मतलब इंटेस्टाइन, रीनल मतलब रीनल इज यूज फॉर किडनी, और यहाँ पे इसका मतलब होता है यूरेटर। ठीक है, तो बाइल डक्ट के स्मूथ मसल में स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, बाइलियरी कोलिक। इंटेस्टाइन्स एंड ड्यूरेनम के स्मूथ मसल में स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, इंटेस्टिनल कोलिक। और अगर यूरेटर की स्मूथ मसल्स में स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है तो रीनल कोलिक। बाइलियरी कोलिक में स्टोन्स अगर हैं तो उसकी वजह से पेन होता है। वैसे ही रीनल कोलिक में अगर स्टोन्स हैं उसकी वजह से पेन होता है। क्यों? स्मूथ मसल कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट करने से स्टोन की मूवमेंट होगी, उससे पेन होगा। बात समझ में आ गई? चौथी चीज है अल्सर्स। अल्सर्स, पेट में जख्म अल्सर्स हो जाते हैं। कैसे होते हैं? जब भी आपके पेट में एसिड सिक्रीशन ज़्यादा होगा
एसिड जो है म्यूकोसा लाइनिंग जो है आपकी स्टमक की या फिर आपकी जीआईटी की जो म्यूकोसल लाइनिंग है उसको कोरोड करेगा। कोरोड करने से वो लाइनिंग खराब हो जाएगी और उससे है ना पेट दर्द होता है, जलन मचती है। ठीक है, तो एसिड सिक्रीशन ज़्यादा होने की वजह से म्यूकोसल लाइनिंग जो है करोड हो रही है और बन जाते हैं अल्सर्स। एट्रोपिन जो है ये एसिड सिक्रीशन डिक्रीज कराता है। एट्रोपिन एसिड सिक्रीशन डिक्रीज कराएगा जिससे अल्सर्स नहीं। लेकिन आज के ज़माने में एट्रोपिन जो है इस अल्सर्स ट्रीटमेंट में कम इस्तेमाल होता है और इसकी जगह ली गई है पीपीआईज ने, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स ने, जो कि फॉर एग्जांपल राबेप्राजोल है, राबेप्राजोल, ओमोप्राजोल। राबेप्राजोल एंड ओमेप्राजोल, ई है ओमेप्राजोल, ये है प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स। इनका इस्तेमाल किया जाता है अल्सर ट्रीटमेंट में और इनके साथ साथ एल आएगा है ना, एल यहाँ नहीं, सुक्रलफेट, इसके साथ साथ मैं सही से लिख देता हूँ, सुक्रलफेट भी दिया जाता है ताकि जो म्यूकोसल लाइनिंग है वो प्रोटेक्टेड रहे। बात समझ में आ रही है? और एंटी स्पाज्मोटिक है, क्यों? क्योंकि एट्रोपी अब जो एसिटाइल कोलिन है वो जीआईटी में, एसिटाइल कोलिन जीआईटी में स्मूथ मसल्स कॉन्ट्रैक्शन कराएगा, एट्रोपिन है एसिटाइल कोलिन का दुश्मन, तो ये स्मूथ मसल रिलैक्स कराएगा। स्मूथ मसल्स कॉन्ट्रैक्ट नहीं होंगे, इससे स्पाज्म नहीं होगा और ये डायरिया में भी काम आ सकता है। ठीक है जी, चलिए मैं आपको फिर याद दिला देता हूं, हम पढ़ रहे हैं एट्रोपिन के इंडिकेशंस, जिसमें अभी तक हमने आइज देख ली, हमने हार्ट देख लिया और हमने क्या क्या देख लिया, तो हमने आइज देख ली, हार्ट देख लिया, प्री एनेस्थेटिक मेडिकेशंस के तौर पे भी हमने देख लिया और हमने जीआईटी भी देख लिया। और जो आगे चीज हम पढ़ने वाले हैं वो है अपना सीएनएस। तो सीएनएस में एट्रोपिन जो है मोशन सिकनेस को ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल होता है। मोशन सिकनेस, ये मोशन सिकनेस क्या है? बहुत फैमिलियर टर्म है कि जब भी कुछ लोग कार या फिर बसेस में ट्रैवल करते हैं तो उनको नौसिया, वॉमिटिंग, डिजीनेस की फीलिंग आती है, तो इसको हम मोशन सिकनेस कहते हैं। अब होता क्या है कि हमारे इनर ईयर में होता है वेस्टिबुलर एपरेटस, ये वेस्टिबुलर एपरेटस जो है ये मोशन को सेंस करता है, हमारे मोशन को सेंस करता है। ठीक है, ये जो वेस्टिबुलर एपरेटस है इसमें जो न्यूरोट्रांसमीटर इन्वॉल्व होता है वो होता है एसिटाइल कोलिन। इस वेस्टिबुलर एपरेटस से सिग्नल जो है ब्रेन के वॉमिट सेंटर को सेंड करने के लिए जो न्यूरोट्रांसमीटर इन्वॉल्व होता है, सॉरी फॉर द नॉइस, सॉरी फॉर द नॉइस, जो न्यूरोट्रांसमीटर इन्वॉल्व होता है वो है एसिटाइल कोलिन। और एट्रोपिन जो है इस एसिटाइल कोलिन के इफेक्ट को बंद कर देता है, जिसकी वजह से ना ही नौसिया होगा, ना वॉमिटिंग होगी, ना डिजीनेस होगा। ठीक है, लेकिन जैसे हमने पिछली स्लाइड में देखा पेट के लिए भी एट्रोपिन का काम आजकल काफ़ी कम हो गया है, वैसे ही मोशन सिकनेस के लिए भी हम एट्रोपिन के बजाय स्कोपोलामीन,
स्कोपोलामीन या फिर एंटीहिस्टामीन्स, अगेन सॉरी फॉर द नॉइस, एंटीहिस्टामीन्स का इस्तेमाल करते हैं। और ये एट्रोपिन से ज़्यादा इफेक्टिव और सेफर ड्रग्स हैं इस मोशन सिकनेस के लिए। ऑलराइट, चलिए यहां देखिए काफी डरावनी तस्वीर बना रखी है, टॉक्सिक की तस्वीर बना रखी है मैंने, टॉक्सिकेंट यहां बकायदा लिखा है। इससे मैं आपको क्या बताना चाहता हूं कि ये ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग और मुस्कैरिनिक मशरूम पॉइजनिंग को ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल होता है। क्या है ये ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग? देखो, ऑर्गेनोफॉस्फेट जो है वो एक केमिकल है जो कि बेसिकली एक इंसेक्टिसाइड है, जिसे हम कीटनाशक कहते हैं, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। ये एक इंसेक्टिसाइड है। अगर ये केमिकल ह्यूमन बॉडी में चला गया, ह्यूमन बॉडी में अगर ये केमिकल एंटर करता है, तो ये केमिकल जो है एसिटाइल कोलिन एस्ट्रेस, तो ये केमिकल जो है एसिटाइल कोलिन एस्ट्रेस एंजाइम को इनहिबिट करता है। और जैसे ही ये एंजाइम इनहिबिट होगा, बॉडी में एसिटाइल कोलिन की कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी, जिससे जो पैरासिम्पैथेटिक इफेक्ट्स हैं, जिसको हम पीछे काफी बार डिस्कस कर चुके हैं, वो सब इंक्रीज हो जाएंगे। This results to increase in acetylcholine concentration. It's my bad. It leads to increase in acetylcholine concentration. अब बाकी आपको कहानी पता है कि एट्रोपिन कैसे इसको सही करेगा। ओके, दूसरी चीज मैं ये स्लाइड कॉपी करता हूँ, को डुप्लीकेट। दूसरी चीज, मुस्कैरिनिक मशरूम पॉइजनिंग। अब जैसे ऑर्गेनोफॉस्फेट एक केमिकल था, वैसे ये मुस्कैरिनिक भी एक केमिकल है जो कि एक मशरूम में मिलता है। और ये केमिकल जो है, ये डायरेक्टली मुस्कैरिनिक रिसेप्टर को बाइंड करेगा। ये डायरेक्टली मुस्कैरिनिक रिसेप्टर्स को बाइंड करता है, यानी एसिटाइल कोलिन की तरह ये एक्टिविटी शो करता है। और उसके बाद जो जो होता है वो सब आपको पता है। जो जो ये पैरासिम्पैथेटिक इफेक्ट्स आएंगे, उसको एट्रोपिन खत्म कर देगा, सिंपल एज दैट। ठीक है, आगे चलते हैं। ये है लंग्स। अब लंग्स की हम बात कर लेते हैं। लंग्स में मेनली टू कंडीशन मेनली। वन इज ब्रोंकियल एस्थमा एंड सेकेंड इज COPD। ब्रोंकियल एस्थमा में क्या होता है, जो पहली कंडीशन है उसमें जो एयरवेज हैं वो नैरो हो जाते हैं ड्यू टू इन्फ्लामेशन ऑफ ब्रोंकियल वॉल्स, वॉल। इसके इन्फ्लामेशन की वजह से एयरवेज जो हैं वो नैरो हो जाते हैं। ठीक है, और इन्फ्लामेशन ऑफ ब्रोंकियल वॉल्स। दूसरी चीज COPD का मतलब होता है क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज। इसमें एल्वियोलर वॉल जो होते हैं वो डैमेज हो जाते हैं।
alveolar wall are damaged। ठीक है, चलो पहली बात जो मैंने लिखी है, ब्रोंकियल अस्थमा में इन्फ्लेमेशन होता है ब्रोंकियल वॉल, तो समझ में आता है कि एट्रोपिन जो है वो ब्रोंकियल वॉल्स के इन्फ्लेमेशन को नहीं होने देगा, तो वॉल्स खुल जाएंगी और हवा आसानी से अंदर बाहर करेगी। लेकिन दूसरी चीज जो है सीओपीडी, उसमें एट्रोपिन कैसे रोल निभाता है? ये बात हमें देखनी है। सीओपीडी में भी एट्रोपिन जो है वो वैसे ही काम करता है जैसे पहले काम कर रहा था। वो वॉल जो कॉन्स्ट्रक्ट हो रही थी, जिसमें ऑब्स्ट्रक्शन आ रहा था, ऑब्स्ट्रक्शन मतलब रुकावट आ रही थी, वो वॉल्स जिसमें कंस्ट्रक्शन हो रहा था, ऑब्स्ट्रक्शन आ रहा था, उसको वो वाइडन कर देता है, रिलैक्स करके वाइडन कर देता है, जिससे आसानी से हवा आगे पीछे जा सकती है, आपका इनहेलेशन एक्सहेलेशन आराम से हो सकता है। लेकिन पिछली कुछ वाकयात के हिसाब से ऐसे ही एट्रोपिन भी आजकल कम इस्तेमाल में आ रहा है। इसके बरअक्स हम इस्तेमाल करते हैं आइपाट्रोपियम ब्रोमाइड, या फिर टायोट्रोपियम। ठीक है, आइपाट्रोपियम ब्रोमाइड या टायोट्रोपियम हम इस्तेमाल करते हैं, और ये दोनों भी एंटीकोलिनर्जिक्स ही हैं। ये क्या है? एंटीकोलिनर्जिक्स हैं। ठीक है, ये दोनों एंटीकोलिनर्जिक्स हैं और सीधा इफेक्ट शो करते हैं, इसलिए हम इसको एट्रोपिन के जगह पे इस्तेमाल करते हैं। अब आता है अपना लास्ट, पार्किंसोनिज्म, जिसे हम पार्किंसम कहते हैं। अब पार्किंसम क्या है? ये कंडीशन होती है जिसमें हमारी बॉडी में डोपामीन लेवल कम हो जाता है। डोपामीन लेवल कम हो जाता है। ठीक है जी। आई बैग माई पार्टन। डोपामीन लेवल कम हो जाता है। अब हमारी बॉडी में क्या है, देखो, एक होता है एसिटाइलकोलिन, ठीक है जी, इतने इतने दिनों से चर्चा करने एसिटाइलकोलिन, और एक है डोपामीन। इन दोनों का एक बैलेंस बरकरार रहता है, इन दोनों का एक बैलेंस रहता है, ये दोनों अपनी अपनी रिक्वायर्ड कंसंट्रेशन में रहते हैं। लेकिन पार्किंसम में क्या होता है कि डोपामीन का लेवल कम होता है, एसिटाइलकोलिन लेवल सेम रहता है, जिसकी वजह से डोमिनेटिंग इफेक्ट एसिटाइलकोलिन का हो जाता है। 1 मिनट प्लीज। जिससे क्या डोमिनेटिंग इफेक्ट जो है एसिटाइलकोलिन का ज़्यादा हो जाता है, और ये ज़्यादा इफेक्ट शो करता है, जिसकी वजह से पैरासिम्पैथेटिक इफेक्ट्स आते हैं और एट्रोपिन का इस्तेमाल करना पड़ता है। ठीक है, लेकिन चूंकि ये एट्रोपिन जो है खाली एसिटाइलकोलिन के इफेक्ट्स को रोकता है, डोपामीन के लेवल कम है, जिसकी वजह से चीज़ हुई है। जो पार्किंसम हुआ है, डोपामीन के लेवल की कमी की वजह से हुआ है, और एट्रोपिन इस कमी को पूरा नहीं कर रहा है, तो इसके लिए हम एक ड्रग का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, इसके लिए हम जो ड्रग का इस्तेमाल करते हैं जो डोपामीन की कमी को बढ़ाता है, वो है लीवोडोपा और कार्बिडोपा। लीवोडोपा और कार्बिडोपा, ये दो ड्रग्स जो हैं, ये डोपामीन के लेवल को इंक्रीज करते हैं और साथ साथ पार्किंसम के सिम्टम्स को दूर करते हैं। ये बात हमको बखूबी जान लेनी चाहिए कि पार्किंसम जो होता है ये एसिटाइलकोलिन के ज़्यादा होने की वजह से नहीं होता है, बल्कि डोपामीन के लेवल कम हो जाने की वजह से होता है। लेकिन चूंकि डोपामीन का लेवल कम हो गया, एसिटाइलकोलिन का लेवल सेम रहा, इसे डोमिनेटिंग इफेक्ट जो है एसिटाइलकोलिन का ज़्यादा रहा, जिसकी वजह से पार्किंसम की कंडीशन आती है, जो कि क्या क्या हो सकता है? पोस्चुरल इंस्टेबिलिटी, रिजिडिटी, स्लो मूवमेंट्स, धीरे धीरे मूवमेंट्स,
राइट, स्लो मूवमेंट्स एंड ट्रिमर्स, जिसको हम ट्रैप निमोनिक से याद कर सकते हैं। टी से ट्रिमर, आर से रिजिडिटी, ए से है आपका एकिनेसिया, और पी से है पोस्चुरल इंस्टेबिलिटी। एकिनेसिया मतलब होता है धीमे धीमे मूवमेंट, स्लो मूवमेंट, ठीक है। तो ये आपका पार्किंसम में काम आता है, किस तरीके से काम आता है ये सब मैंने बता दिया है। अब बाकायदा मैंने एक टेबल बना के दे दी है जिसमें हर एक फील्ड, हर एक सिस्टम का नाम है, इंडिकेशन है और रीजन है कैसे वो काम कर रहा है, ठीक है जी। इसी हिसाब से हम एक बार रिवाइज करवा देते हैं। जैसे आई है, आई में रिफ्रैक्शन टेस्टिंग, फंडस एग्जामिनेशन, यूवीवाइटिस, ठीक है ना। यहाँ पे लिखा भी है माइड्रियासिस, माइड्रियासिस मतलब प्यूपिल साइज इंक्रीज, यानी कि प्यूपिल डायलेशन। सिंचिए बता दिया वही कि प्रोटीन्स का चिपक जाना आई के अंदर किसी भी पार्ट के, और रिफ्रैक्टिव टेस्टिंग में साइटोप्लेजिया यानी कि लॉस ऑफ एकोमोडेशन ऑफ आई। रीजन क्या है, प्यूपिल ब्लॉक एम्फिल करता है, प्यूपिल डायलेशन करेगा, सीरियल मसल रिलैक्सेशन करेगा, वही चीज मैं आपको बताइए। हार्ट में सिम्प्टोमेटिक ब्रैडिकार्डिया है, एवी ब्लॉक है, वेगल टोन, ठीक है ना। M2 को ब्लॉक करेगा, एसिनोड फायरिंग इंक्रीज करेगा, कंडक्शन बढ़ जाएगी। रेस्पिरेटरी में प्री एनेस्थेटिक मेडिकेशन बता दिया। ब्रोंकोस्पाज्म रेयर है, आजकल हाइपरट्रोपियम इस्तेमाल किया जाता है ब्रोंकोस्पाज्म में, ये शायद रह गया था। अच्छा हाँ, एक चीज शायद मैंने आपको गलत बता दी कि फंडस एग्जामिनेशन में फंडस को देखा जाता है, फंडस का इन्फ्लेमेशन नहीं होता, ये आप ध्यान रखिए। फंडस का इन्फ्लेमेशन नहीं होता है, इन्फ्लेमेशन सिर्फ यूवीवाइटिस में होता है, फंडस में खाली फंडस को देखा जाता है। इंटेस्टाइनल कोलिक, बाइलियरी कोलिक, डायरिया, ये सब बता दिया। स्मूथ मसल रिलैक्सेशन, डिक्रीज है मोटिलिटी इन स्पाज्म, सीएनएस में जैसे पार्किंसम, ड्रेसिंग यूज, ठीक है, मोशन सिकनेस, ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग, मुस्कैनिक मशरूम पॉइजनिंग, ठीक है ना। सीओपीडी में हाइपरट्रोपियम ब्रोमाइड, ये भी हाइपरट्रोपियम, ये भी हाइपरट्रोपियम, ठीक है। पार्किंसम में स्पेशली ड्रग्स के थ्रू होती है, फॉर एग्जांपल एंटीसाइकोटिक्स लाइक हेरोपेराडोल, क्लोरोप्रोमाजीन, आइडियोपैथिक, है ना, ये सब चीज़ें, ये सब लिखा हुआ है। डोपामिन जैसे गेंडा में डिक्रीज हो जाता है, सेरोटोनिन एक्टिविटी बढ़ जाती है, एट्रोपिन जो है ब्लॉक है सेरोटोनिन रिसेप्टर, ये सब चीज़ें। चलो डोज की हम बात कर लेते हैं भाई साहब, कि डोजेस में जो अब अलग अलग कामों के लिए डोज अलग अलग होते हैं। जैसे अगर आप प्री एनेस्थेटिक के लिए इस्तेमाल कर रहे हो ताकि सलाइवा सिक्रेशन जो है, वेगल रिफ्लेक्सेस कम हो जाए, तो उसके लिए डोज आप लेते हैं 0.4 से 0.6 मिलीग्राम इंट्रामस्कुलर सबक्यूटेनियस इंट्रावीनस, ठीक है। अगर ब्रेडिकार्डिया या फिर एवी ब्लॉक है तो 0.5 से 1 मिलीग्राम आईवी, ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग है 2 मिलीग्राम आईवी एवरी 5 से 10 मिनट्स, माइड्रियासिस में 1%, साइक्लोप्लेजिया में भी 1%, और यूवाइटिस में भी 1%, यानी आई के हर केस में ओनली 1%। एडवर्स इफेक्ट को हम कहते हैं साइड इफेक्ट, सिंपल लैंग्वेज में, कि एट्रोपिन के साइड इफेक्ट्स क्या क्या है। और ये सबसे सिंपल है कि जो एट्रोपिन, सिंपल है देखो, एट्रोपिन के जो फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट्स हैं वो इसके एडवर्स इफेक्ट यानी साइड इफेक्ट्स हैं। तो ये साइड इफेक्ट उसे कहते हैं कि जिस चीज के लिए हम दवाई दे रहे हैं वो काम तो करे, लेकिन वो दवाई कुछ और काम भी करे, कुछ और इफेक्ट भी दिखाए, तो उसको हम कहते हैं साइड इफेक्ट। जैसे आई में माइड्रियासिस, डायलेशन ऑफ प्यूपिल के लिए। टंग में क्या करता है ये, टंग में सलाइवा को है ना, सलाइवा कम करता है, ड्राई माउथ करता है, ये सब पढ़ रखा है पहले से ही, ड्राई माउथ जेरोस्थोमिया कहते हैं। स्किन में ड्राई स्किन करता है, स्किन ड्राई हो जाती है, मतलब स्वेट, सॉरी ड्राई स्किन नहीं, हाइपरथर्मिया, स्किन में हाइपरथर्मिया करेगा, जो स्वेट है वो कम रिलीज होगा, जिससे स्किन कूलिंग इफेक्ट कम हो जाएगा, स्किन का कूलिंग इफेक्ट कम हो जाएगी।
अगला हार्ट में ब्रैकीकार्डिया। अगर हार्ट रेट आपका नॉर्मल है, आपने एट्रोपिन ले लिया, तो हार्ट रेट आपका इंक्रीज हो जाता है, ब्रैकीकार्डिया। जीआईटी में बात कर लेते हैं, तो जीआईटी में कॉन्स्टिपेशन, डायरिया, नोसिया, ये कॉज करता है। कॉन्स्टिपेशन क्यों करेगा? स्मूथ मसल्स रिलैक्स हो जाएंगी, स्मूथ मसल्स रिलैक्स हो जाएंगी, तो फूड जो है आगे जाएगा नहीं, और जब आगे जाएगा नहीं पेरिस्टाल्सिस की वजह से, पेरिस्टाल्सिस ही नहीं होगी तो कॉन्स्टिपेशन होगा, डायरिया और नॉसिया। ठीक है, आगे चलते हैं। यूरिनरी रिटेंशन, स्मूथ मसल से कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगा, यूरिनरी रिटेंशन नहीं होगा, है ना। सीएनएस में कॉमा वगैरह, रेस्टलेसनेस, इरिटेबिलिटी, ये सब चीज़ें। ठीक है, तो आई में माइडियासिस हो गया, ब्लड विजन, फोटोफोबिया, ग्लूकोमा। अगर ग्लूकोमा है, इंटरलॉकुलर प्रेशर बढ़ा हुआ है, तो उसको ये वर्स कर देगा। ड्राई माउथ हो गया, स्किन में स्वेटिंग कम, हॉट हाइपोथर्मिया, हार्ट में ट्रैकीकार्डिया, जेडी में कॉन्स्टिपेशन, नॉसिया, वॉमिटिंग। मैंने डायरिया लिख दिया क्या? सॉरी, यहाँ पे जो है वॉमिटिंग है, वॉमिटिंग, गलती से डायरिया लिख दिया, सॉरी। आगे चलो, ये यूरिनरी रिटेंशन हो गया, और सीएनएस में रेस्टलेसनेस, इरिटेबिलिटी, हालुसिनेशन, डेल्यूमिया, कॉमा। चलो भाई, तो भाई साहब ये था आपका आज का लेक्चर, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। ठीक है, कैसा लगा लेक्चर कमेंट्स में बताना, लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। अगला लेक्चर जल्दी आने वाला है, जिसमें हम बताएंगे आपको कॉन्ट्रा इंडिकेशंस के बारे में। अगर ऐसे कॉन्ट्रा इंडिकेशंस के बारे में बताएंगे, और हो सकता है कि नई ड्रग हम स्टार्ट कर दें। चलो, टिल देन मस्ती करो, मौज में रहो, पढ़ते रहो, बाय।